Hello my dear students. So are you ready for today's lecture? Okay, अपना पेन पेंसिल आपकी नोटबुक whatever जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सब साथ में लेके बैठते हैं ना आप लोग जब लेक्चर अटेंड करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ अ गुड स्टूडेंट. ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टूल. नेक्स्ट भी कह सकते हैं और लगभग लास्ट टूल भी आ गया, क्योंकि इसके बाद जो थोड़े बहुत एंजाइम्स के नाम है उनके बारे में मुझे बहुत शॉर्ट में आपको बताना है. ठीक है, तो जो डिटेल टूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, किसके टूल्स डिस्कस कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने के लिए, है ना. उनमें कौन कौन से टूल्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों? वी हैव डिस्कस्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देन वी हैव डिस्कस्ड द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने डीएनए को कट किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस कट पीस को बाकी के फ्रेगमेंट से अलग किया था, और फिर हमने पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, जो कि एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, है ना. और वो क्या करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स जो डीएनए, उनका जो डीएनए होता है उन्हें हम यूज करते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग दैट फॉरेन जीन. जो जीन हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया उसे क्लोनिंग वेक्टर से अटैच करते हैं और वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाकर वो हमें देता है. ठीक है, क्लियर. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आज फोर्थ टूल डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट. कॉम्पिटेंट वर्ड को एक बार छोड़ देते हैं. होस्ट वर्ड आप सभी को पता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आपको शुरू से बताते आई हूँ कि जिस भी सेल से आप आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका डीएनए है. इस डीएनए से मान लीजिए हमने ये पीस अलग कर लिया और इसको हमने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो जिस भी सेल से आप आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर रहे हैं वो तो आपके लिए सोर्स सेल है. या आप इस पूरे डीएनए को जब भी कोई टेक्निक लिखते आए तो उसमें फॉरेन डीएनए वर्ड लिखते आए, है ना. अब जब आपने इस फॉरेन डीएनए को अलग किया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, और फिर उस पीस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी अलग कर लिया. अब मान लीजिए इस पीस को आपने कोई भी एक क्लोनिंग वेक्टर, मान लीजिए प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं हम, तो प्लाज्मिड पे आपने इस पीस ऑफ डीएनए को अटैच भी कर दिया. ठीक है, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपके पास क्रिएट हुआ, विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल ही तो है. ठीक है, जरूरी नहीं है ये प्लाज्मिड ही हो. हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसमें भी हम हमारे फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ रेट्रोवायरसेस में भी कर सकते हैं. तो जो भी क्लोनिंग वेक्टर हमें यूज करना है, हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें ऐड तो कर दिया. ठीक है, अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐड किया और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट हुआ, ठीक है, इसे करना क्या है? हमें इसे अब हमें उस सेल में इंट्रोड्यूस करना है, होस्ट सेल में, जहां पर हम ये सब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. हमारा पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है? कि हम किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज करना चाहते हैं, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया जीन ऐड करना चाहते हैं जिससे उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बदल जाए. जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं ना आप. तो होस्ट क्या है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है फाइनली, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है. होस्ट कैन बी अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, या कोई प्लांट सेल हो सकती है, या कोई एनिमल सेल हो सकती है, ठीक है, या यीस्ट भी हो सकता है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, फंगल सेल भी हो सकती है. उनको जनरली यूज नहीं किया जाता बायोटेक्नोलॉजी में. मतलब आप जो एग्जांपल्स पढ़ते हैं वहाँ फंगल सेल्स के नहीं आते हैं, इसलिए जनरली आप जब भी होस्ट की बात करते हैं तो यू यूज द टर्म बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, है ना. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप होस्ट कह सकते हैं जिसमें आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कराएंगे, और उसको एंटर कराने के बाद वो उसको खुद में उसमें जाकर वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, जिससे इन होस्ट सेल्स के जेनेटिक जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज आएगा. यानी यू विल अचीव ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए इस आरडीएनए की एंट्री होगी. ठीक है, या तो प्लाज्मिड है तो जनरली आपको पता है जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल्स के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू भी हम बैक्टीरिया में डायरेक्टली एंटर करा सकते हैं जीन को, या फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में किसी डीएनए के पीस को, ये फॉरेन जीन है ना, तो प्लांट सेल में इसको भेजना है हमें या एनिमल सेल में इसको भेजना है हमें, तो वहां पर भी हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं. नो डाउट वहां प्लाज्मिड नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर जाके क्या करेगा? एनिमल सेल के अंदर जाके क्या करेगा? प्लाज्मिड तो किस में एक्सप्रेस करता है खुद को? बैक्टीरिया में. तो इसका मतलब हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए कई सारे मेथड्स चाहिए, है ना, जिन मेथड्स की हेल्प से हम हमारे होस्ट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे. तो वो जो मेथड्स हैं, यानी होस्ट सेल को किन मेथड से कॉम्पिटेंट बनाया जाए. कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं? कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका टूल है होस्ट सेल, जो लास्ट टूल है आपका,
उस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए, यानी ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है बच्चों, ये कभी भी डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं करता। आप अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि डीएनए का नेचर होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक पढ़ चुके हैं आप लोग सेल के, जब आपने साइटोलॉजी में स्टार्टिंग में सेल के रेफरेंस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें सेल में एंटर करने के लिए कैरियर गेट्स की जरूरत पड़ती है ना, चैनल गेट्स आपने पढ़े थे। तो अब सेल को तो ऐसा कोई नेचर ने तो सेल पर नेचुरल चैनल गेट तो बनाए नहीं है कि जिनके थ्रू है ना ये एंटर कर जाए डीएनए, क्योंकि सेल को तो कभी डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर करने की ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है। बट हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, डीएनए के पीस को निकालकर दूसरे सेल में भेजना है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल्स आर नॉट नेचुरली competent to receive this DNA, so we have to make them competent to force these DNA molecules into the cell। ठीक है, हमें सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास नेचुरल एबिलिटी नहीं है डीएनए को रिसीव करने की। क्यों नहीं है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि डीएनए कैसा है, डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, एंड बट ऑब्वियस चार्ज तो है ही, चार्ज पार्टिकल है ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, चार्ज पार्टिकल है, जो कि नेचुरली सेल्स जिनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वी हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड्स टू इंट्रोड्यूस दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द सेल्स। और ना सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल में बच्चों, ये जो प्लाज्मिड है ना, इसे भी जब आप बैक्टीरियल सेल में भेजेंगे तो यहाँ पर ये भी ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया है उसमें ठीक है, नो डाउट नेचुरली प्लाज्मिड होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है इतना। आपको पता है ना, अगर किसी एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड भेजना हो तो या तो वो कॉन्जुगेशन करते हैं, ट्यूब बनाते हैं, उनके थ्रू ही प्लाज्मिड्स के जीन्स एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर तो वो भी नहीं है, हमें बैक्टीरियल सेल में डायरेक्टली प्लाज्मिड को भेजना है। तो इसका मतलब हमें बैक्टीरियल सेल को भी कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू रिसीव दिस प्लाज्मिड। कुछ फिजिकल केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे तीनों केसेस में, जिससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहे प्लाज्मिड से अटैच होकर जाए, चाहे प्लाज्मिड से बिना अटैच हुए जाए। ठीक है, नो डाउट इस केस में जैसे यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये जो फेज है, यहाँ पर आपको अलग से कोई फिजिकल या केमिकल मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का नेचर होता है कि वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, बट हाँ, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजने के लिए बैक्टीरियोफेज को तो यूज किया ना, एक बायोलॉजिकल वेक्टर को तो यूज किया या नहीं, और बाकी के केसेस में प्लाज्मिड को भेजा या इन सेल्स में भेजा, तो यहाँ आप यूज करेंगे कुछ फिजिकल या केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये सब मैं आपको जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं जीन को, जीन ट्रांसफर के, तो उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से तरीकों से आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट्स। तो व्हाट इज द कॉम्पिटेंट होस्ट? कॉम्पिटेंट होस्ट हम उन सेल्स को कहेंगे जो जिनमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे, बाय देम वी कैन इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी हमारा जो टूल है बायोटेक्नोलॉजी का वो सिंपल होस्ट सेल नहीं है, पहले हमें उस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो मेथड्स हम यहाँ पे मैंने आपको बताए वो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्लियर। इसीलिए एनसीईआरटी ने कॉम्पिटेंट होस्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देखिए जो कॉम्पिटेंट होस्ट टूल है उसके ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। आप सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट विद recombinant DNA. What is the purpose of making the host to competent? क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि हमें होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किससे करना है? RDNA की एंट्री से। ठीक है, क्लियर। आपको समझ में आया कि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम ये जीन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये सब चीजें अभी हम नोट करेंगे, तो आपको इस वे में नोट नहीं करना, तो मैं आपको सिर्फ समझा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। व्हाट इज द नीड टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट? जरूरत क्यों पड़ी हमको? ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है बच्चों, नीट में भी आता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। फर्स्ट इसमें आप अपने नोट्स में हेडिंग डालिए, जैसे हम टूल्स जो आपका मेन हेडिंग चल रहा है उसमें थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, 4th नंबर, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द नीड टू मेक अ होस्ट कॉम्पिटेंट? ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे सिंस डीएनए इज अ
DNA is negatively charged and हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देंगे तो ऑप्शन में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक अगर है तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल तो इजीली एंटर कर जाता है सेल में, लाइपोफिलिक होता वो, लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है इसलिए इजीली एंटर नहीं करेगा। सिंस DNA is a negatively charged and hydrophilic molecule, so it cannot enter into the cell crossing cell membrane, but obvious cell membrane को क्रॉस करना पड़ेगा इसे अगर सेल में एंटर करना है तो, ठीक है। so it cannot enter into the cell crossing cell membrane easily, ठीक है, या यूं कह सकते हैं आप स्पॉन्टेनियसली, खुद नहीं एंटर कर सकता, हमें कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे इसको एंटर करवाने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए हम अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टेटमेंट को हम। इट कांट एंटर इनटू द सेल क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन इजीली, दैट्स व्हाई some special methods are used to make host cell कौन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, ठीक है। टू मेक होस्ट सेल्स कॉम्पिटेंट, ठीक है, दैट इज कॉम्पिटेंट मीन्स able to receive DNA, able to receive DNA, समझ गए इसका मतलब आप, क्लियर है। लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, फिर मैं आपको मेथड्स बताती हूँ कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके लिए वी विल मेक अ चार्ट है। पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, डन, ओके, ठीक है। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चों, देखिएगा इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे मैं अभी आपको समझा रही थी ना कि या तो बायोलॉजिकल वेक्टर यूज करके हम इंट्रोड्यूस करा देंगे या कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो टर्म्स होती हैं बच्चों। फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, इनडायरेक्ट मतलब जब हमने कोई बायोलॉजिकल वेक्टर यूज किया है, इनडायरेक्टली मतलब हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अगर हमारे पास कोई फिजिकल या केमिकल तरीका है तो कल्चर मीडियम पे हमारे जो सेल्स होंगी उनके साथ उनको हम उस केमिकल या फिजिकल मेथड को यूज करके डायरेक्टली उसमें उस जीन को भेज देंगे। बट अगर हमें एक और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करना पड़ रहा है ना, तो फिर हम उसको कहेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, या एक्चुअल सेंस में इट इज कॉल्ड वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। बट ये वेक्टर कौन सा होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का मतलब प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड कभी भी सेल, मैंने आपको कहा ना अभी यहाँ पे समझाया था कि प्लाज्मिड कभी भी बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, अगर जाना है उनको तो हमें कोई फिजिकल या केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या मतलब फिजिकल या केमिकल तरीके से प्लाज्मिड को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, एक केस आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए टीआई प्लाज्मिड था जैसे, तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के अंदर डाला था हमने मॉडिफाई करके, और एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन प्लांट सेल्स पर कराया था। तो उस केस में जब प्लाज्मिड सेल्स में गया तो उसे आप क्या मान सकते हैं, वेक्टर मीडिएटेड। बट अगर आप प्लाज्मिड को किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से बैक्टीरियल सेल्स में भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। ठीक है, ये मैं बार बार वर्ड इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर बोल रहे हैं और प्लाज्मिड खुद एक वेक्टर है और हम प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल्स में डाल रहे हैं। तो अगर केमिकल या फिजिकल मेथड से भी हम डाल रहे हैं प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में, बट है तो प्लाज्मिड वेक्टर ना, एंड वी आर सेइंग वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, तो वो आप कैसे ध्यान रखेंगे इस चीज को कि वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में कोई भी बायोलॉजिकल वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ
बायोलॉजिकल वेक्टर, ठीक है, क्लियर। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर बायोलॉजिकल वेक्टर है जैसे एग्रोबैक्टीरियम है, रेट्रोवायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, तो वो सब आएंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में। और अगर कोई बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं है, इफ इन्वॉल्व फिजिकल और केमिकल मेथड्स, ठीक है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे बच्चों, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। आपके पास बैक्टीरियल सेल्स का कल्चर है, उस कल्चर मीडियम में आपने प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स को डाला और किसी भी फिजिकल या केमिकल तरीके से उन प्लाज्मिड्स ने सेल में एंटर कर लिया विदाउट यूजिंग एनी बायोलॉजिकल वेक्टर, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा बच्चों, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से रिवाइंड करके दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, तो आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीट में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो फिर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में मान लीजिए इस तरीके का कोई ऑप्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ PBr322 इनटू ई कोलाई यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो वो जो आप प्लाज्मिड को भेज रहे हैं उसके अंदर यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड, तो वो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में आएगा, चाहे आप उसमें प्लाज्मिड को ही भेज रहे हो जो कि एक वेक्टर होता है। जब बायोलॉजिकल वेक्टर यूज कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड वेक्टर मीडिएटेड, और जब कोई फिजिकल या केमिकल तरीका यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी को भी भेजना हो, डायरेक्टली फॉरेन जीन को भेजना हो या फॉरेन जीन प्लाज्मिड से अटैच है, तो आप उसको कहेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे हमारे, देखें, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं सारे वेक्टर्स को, तो इनको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज द मोस्ट कॉमन वन, देन रेट्रोवायरसेस, है ना, रेट्रोवायरसेस, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम, ध्यान है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। ट्यूमिफेशियन डाइकॉट्स का पैथोजन है ना, ये टीआई प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस, इसमें टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसके टीडीएनए सेगमेंट को ये डायरेक्टली सेल में भेज देता है, ठीक है। यू रिमेंबर, इनको हमने डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स भी कहा था, तो यहाँ पर हम एक ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड, क्योंकि इन पे हमने क्या किया था बच्चों, इनकी जो भी डिजीज कॉजिंग सीक्वेंसेस थी उनको हटाया था, यस और नो, और उसकी जगह हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिसआर्म्ड। जैसे बैक्टीरियोफेज हमारे लिए नहीं बट बैक्टीरिया के लिए तो डिसआर्म किया ही था हमने, लाइटिक पाथवे वाला जीन हटाया था उसमें से, रेट्रोवायरसेस को हटाया, कैंसर कॉजिंग जीन सीक्वेंसेस हटाई, एग्रोबैक्टीरियम में टीडीएनए जो प्लांट सेल में ट्यूमर करता है उसको हटाया। तो जितने भी डिसआर्म पैथोजन वेक्टर हैं वो सभी एक बायोलॉजिकल वेक्टर से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर। तो आज हमें ये डिस्कस नहीं करने, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें डायरेक्ट मेथड्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड्स में दोबारा से हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। हमने पढ़ा ना, दो तरीके से करते हैं हम, इधर फिजिकल और केमिकल। तो एक कहलाता है केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर, ठीक है, केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर, एंड सेकेंड वन इज फिजिकल मेथड्स, क्लियर। केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर में क्या क्या आएंगे बच्चों, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, एक तो यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड, देन वन इज यूजिंग पीईजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार क्वेश्चन आता है। पीईजी की फुल फॉर्म सबको पता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, यू मे राइट इट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ओके। एंड सी, एक हम पढ़ेंगे केमिकल मीडिएटेड में लाइपोफैक्शन, या इसको आप कह सकते हैं, हाँ लाइपोफैक्शन ही लिख लीजिए, लाइपोसोम मीडिएटेड। इसमें जो केमिकल है उसके लिए हम कुछ लिपिड वेसिकल्स यूज करते हैं, डीएनए को लिपिड वेसिकल से कोट कर देते हैं, तो आपको पता है लिपिड्स तो इजीली एंटर कर ही जाते हैं सेल में, तो वो उनको लेकर सेल में चला जाता है और फिर लिपिड वेसिकल बर्स्ट हो जाती है और उसमें से डीएनए जाकर सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। लाइपोफैक्शन या लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर। ये तीन मेथड्स तो केमिकल में डिस्कस करेंगे हम। एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, बट कभी कभी नीट में ये टर्म्स आ जाती हैं तो आपको इनके बारे में शॉर्ट में पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस दिस आल्सो। और फिजिकल मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे तीन मेथड्स, वन इज इलेक्ट्रोपोरेशन, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में ऑप्शंस में आता है कॉमनली। बाकी के दो मेथड्स एनसीईआरटी में गिवन है, वन इज माइक्रो इंजेक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन इज जीन गन मेथड, जीन
गन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यस यहाँ पे गन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है और डीएनए पार्टिकल्स की बुलेट्स बनाई जाती हैं, उन बुलेट्स को कार्ट्रिज में लोड करते हैं और उस गन को शूट कर देते हैं सेल्स पर। बट ये ऐसे वाली शूटिंग नहीं होती कि गन को पकड़ा और शूट कर दिया, ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। इसके लिए जीन गन का एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके, और नीचे जो कल्चर प्लेट होती है उस पर सेल्स रखी होती है और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंट्रोल तरीके से उसको फायर करना होता है, तब जाके वो डीएनए कोटेड जो बुलेट्स हैं वो एंटर करती हैं सेल्स में। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये सब माइक्रो इंजेक्शन कैन बी ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोपिपेट मेथड, इसको माइक्रोपिपेट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जिन पे मैंने टिक लगाया है, दीज मेथड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी में इस टॉपिक में ये भी वर्ड लिखा है ना, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। तो एनसीईआरटी ने इस तरह क्लासीफाई नहीं किया है, बट एक्चुअली वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब किसी वेक्टर को, किसी पैथोजेनिक वेक्टर को डिसआर्म करके करेंगे तो वो इनडायरेक्ट मेथड है, और अगर इनमें से कोई मेथड यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ओके, इसका स्नैपशॉट लीजिए, नोट करिए इसे, फिर हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में 1 बाय 1 सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़े हम लोग। क्लासिफिकेशन आपको, मतलब जो हमने चार्ट बनाया है इसका, वो क्लियर है कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड्स, तो हम जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें फर्स्ट है हमारा केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर, यानी यहाँ पर जो भी हमारी होस्ट सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है या बैक्टीरियल सेल हो सकती है, उसमें फॉरेन जीन को इंसर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस टेक्निक के लिए एक प्री रिक्विजिट है बच्चों, वो क्या, कि जो भी आपकी होस्ट सेल है जिसमें आप जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो होस्ट सेल में सेल वॉल नहीं होना चाहिए, सेल वॉल लैक होनी चाहिए। वो मतलब एनिमल सेल है तो यू कैन यूज इट डायरेक्टली, और अगर बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल है तो यू हैव टू डाइजेस्ट देयर सेल वॉल फर्स्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, यू हैव टू ऑब्टेन इट्स प्रोटोप्लास्ट, यूज द टर्म प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो पहले आपको सेल का सेल वॉल डाइजेस्ट करके प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर उसमें इसको हम इंक्लूड कराएंगे, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर में यहीं लिख देते हैं हम स्टार्टिंग में ऊपर, कोई भी हो, किसी भी केमिकल से आप करवाने जा रहे हैं, इसका एक प्री रिक्विजिट रहता है। क्या इस मेथड का, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, दैट होस्ट सेल मस्ट नॉट हैव सेल वॉल। So, protoplast is used for, in case of plants and bacteria. ठीक है, अगर प्लांट या बैक्टीरिया है तो फिर हमें प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। सो प्रोटोप्लास्ट इज ऑब्टेन्ड, इन केस ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अगर एनिमल सेल है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे हम सेल को, क्योंकि वहां तो सेल वॉल होती ही नहीं है। क्लियर। चलिए, तो अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट मेथड ले लेते हैं हम हमारा, दैट इज यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जनरली जब कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू हम कैल्शियम क्लोराइड को एज अ केमिकल यूज करते हैं बच्चों, तो ये बैक्टीरियल सेल्स के केस में यूज किया जाता है। जब हमें बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड्स को एंटर कराना है ना, अब आप बहुत अच्छे से वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि आपने है ना फॉरेन जीन को इंसर्ट तो कर दिया, ध्यान है आपको, एक हमने इस तरह का डायग्राम पढ़ा था कि ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं, देन ये हमारे फॉरेन जीन्स हैं। तो हमने क्या किया, लाइगेज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, जिसने इन पे कट लगाया होगा, तो कुछ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड हो गए होंगे, कुछ में नहीं हो गए होंगे। तो हमारे पास एक मिक्सचर है प्लाज्मिड्स का। ठीक है, इस प्लाज्मिड के मिक्सचर को हमें बैक्टीरियल सेल्स की जो कॉलोनीज हैं, किस पर, कल्चर मीडियम पे, इसमें शिफ्ट करना है। तो कुछ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स एंटर करेंगे, कुछ में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंटर करेंगे, और कुछ में प्लाज्मिड एंटर ही नहीं करेंगे। ये सब हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से जब हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़ा था। तो बस मैंने आपको तब भी कहा था कि बच्चों जब ये प्लाज्मिड्स को आप बैक्टीरियल सेल्स में भेजते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं चले जाते, यू यूज समथिंग हियर। तो वो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूज करके ही इन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरियल सेल्स में भेजा जाता है, चाहे वो कैसा भी प्लाज्मिड हो, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड मेथड जो है, इट इज मोस्टली यूज्ड, इसको रब कर दें,
और फिर उसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में चले जाएंगे तो किस तरह सेलेक्ट किया जाता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हैं। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने अच्छे से देखा है, उसे पढ़ा है, उसको ये जो भी चीज़ मैंने बोली है फटाफट से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड को मोस्टली कब यूज़ किया जाता है? मोस्टली यूज्ड टू इंसर्ट plasmids into bacterial cell, to insert plasmids into bacterial cells। ठीक है, क्लियर? तो देखें क्या करेंगे इस मेथड में। बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, तो 12th बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपली एक मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इज द सोर्स फॉर द डाइवेलेंट केटायंस। जो कैल्शियम आयंस हैं, डाइवेलेंट केटायंस है ना ये, तो ये इसमें प्रेजेंट होंगे मीडियम में। तो जब हम इस मीडियम में बैक्टीरियल सेल्स को रखेंगे, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स की कॉलोनी प्रेजेंट है मतलब, और उन बैक्टीरियल सेल्स के साथ हमने क्या किया इसमें, अच्छा सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इनको हमने कैल्शियम क्लोराइड की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में रखा। तो कैल्शियम आयन क्या करते हैं बच्चों, आप यूँ समझ लीजिए कि इन सेल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो सेल्स हैं, ये जब डीएनए इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो डीएनए एटलीस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और कैल्शियम आयन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो एक तरह से कैल्शियम आयन का रोल क्या है, इट इंप्रूव द बाइंडिंग ऑफ डीएनए अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही होगी ना ये, सेल वॉल तो हम हटा ही चुके हैं क्योंकि वी आर यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट हियर। क्लियर? ठीक है, और फिर जब आपने कैल्शियम क्लोराइड इसमें डाला, कैल्शियम आयंस यहाँ पर बाइंड हो गए मान लीजिए सेल के चारों तरफ। अब आपने जैसे ही इस मीडियम में प्लाज्मिड्स को ऐड किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लाज्मिड्स डीएनए हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेल। और फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो मीडियम है इसको पहले रखेंगे आइस पर, एक सीरीज दे रखी है एनसीईआरटी में, फिर इसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर से इसको पास करेंगे और फिर दोबारा से इसको आइस पर रखेंगे। तो ये सीरीज रिपीट करने पर आइस हीट आइस, ध्यान रखिएगा, पहले कभी कभार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हीट आइस हीट भी लिख देते हैं। हीट सिर्फ एक ही बार देनी है, शॉक सिर्फ एक ही बार देना है, ज़्यादा दोगे तो सेल्स मर जाएंगी। ठीक है, तो आइस हीट आइस की सीरीज पर जब इस कल्चर मीडियम को हम रखेंगे तो क्या होगा, ये सेल्स में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा, ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट करेगा। ट्रांजिएंट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पोर्स टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही हील हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट कर देगा और उन पोर्स में से ये प्लाज्मिड्स सेल में एंटर कर जाएंगे और कुछ समय बाद वो पोर्स हील हो जाएंगे। तो यानी आपने डीएनए को सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक चीज़ और याद रख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अपने बोर्ड्स वगैरह में कि ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में तो सर्कुलर प्लाज्मिड एंटर कर जाते हैं, बट ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल में ये जो प्लाज्मिड है ये सर्कुलर फॉर्म में एंटर नहीं कर पाता। कुछ अच्छी बुक्स में लिखा हुआ है तो ये लीनियराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले प्लाज्मिड को, वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है हमारा, और फिर उस लीनियराइज्ड प्लाज्मिड वो इजीली एंटर कर जाएगा ना। आप सोचो सर्कुलर फॉर्म में थोड़ा बड़ा होगा कंपैरेटिवली, लीनियर फॉर्म में पोर में से एंटर करना इजी है, तो लीनियराइज्ड प्लाज्मिड पोर के थ्रू एंटर कर जाता है और वापस से सेल में जाकर सर्कुलराइज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में कभी कभार इस मेथड में लिखा रहता है लीनियराइज्ड प्लाज्मिड एंटर इनटू द सेल, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे लीनियराइज्ड वर्ड क्यों आया है, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट एक बार ये बताया है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करने का जो मेथड है उसको हम लिख लेते हैं। आप समझ तो लिया ही है हमने। एट फर्स्ट सेल्स या प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, बार बार मैं प्रोटोप्लास्ट टर्म नहीं लिखती हूँ क्योंकि प्रोटोप्लास्ट ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया, तो हम सेल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट सेल्स आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, वो सब आपको नहीं पढ़नी है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है यहाँ पर, इट प्रोवाइड डाइवेलेंट केटायंस। ठीक है, ये वर्ड अलग से ऑप्शंस में आ जाता है तो आप कोरिलेट कर पाएं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल्स आर ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इससे क्या होता है, कैल्शियम आयंस improve binding of DNA with cell membrane। ठीक है, binding of DNA with cell membrane। now अब क्या करते हैं, अब
वो जो ट्रीटेड सेल्स हैं उनको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट का मीनिंग आप समझते हैं ना, किसी कल्चर मीडियम पे जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनके साथ सेल को रखना। तो ये जो हमने सेल्स को ट्रीट किया, तो दीज ट्रीटेड सेल्स आर इंक्यूबेटेड। आपको स्पेसिफिक वर्ड भी आने चाहिए बोर्ड्स में अच्छा आंसर लिखने के लिए। आर इंक्यूबेटेड विद, किसके साथ इंक्यूबेट करेंगे? प्लाज्मिड्स, जो क्योंकि जनरली ये मेथड प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली प्लाज्मिड वर्ड भी लिख सकते हैं। इंक्यूबेटेड विद प्लाज्मिड्स, ठीक है। प्लाज्मिड सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियराइज्ड भी हो सकता है। ओके, सो ट्रीटेड सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद प्लाज्मिड्स ऑन, क्या सीक्वेंस रहती है? ऑन आइस, ठीक है। या मैं सीक्वेंस बच्चों यहां लिख देती हूं, आपको ज्यादा इजीली याद रहेगा। ऑन, इसको ऐसे याद रखिएगा आप, कैसे? आइस, देन हीट शॉक एंड देन अगेन आइस, ठीक है। हीट शॉक में टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस सीरीज में ट्रीटेड सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद प्लाज्मिड्स ऑन आइस, हीट शॉक एंड पुटिंग बैक देम ऑन आइस। और इसकी वजह से क्या होता है? इट क्रिएट, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिएंट पोर्स। ये पोर्स क्यों क्रिएट हुए? इस सीक्वेंस की वजह से। इट क्रिएट ट्रांजिएंट पोर्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रांजिएंट वर्ड ध्यान रखिएगा। ट्रांजिएंट पोर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, from which plasmids enter into the cell, ठीक है। एंटर इनटू द सेल, और क्योंकि बैक्टीरियल सेल है, साइटोप्लाज्म में ही है सब कुछ, तो इसे कोई न्यूक्लियस वगैरह में तो जाना नहीं है, तो बस साइटोप्लाज्म में जाकर ये वहां पर अपना फंक्शन करेगा, जो जिस भी पर्पस के लिए आपने इसको डाला है, ठीक है। एंटर इनटू द सेल, एंड जो पोर्स हुए थे, पोर्स आर हील्ड लेटर ऑन, ठीक है। खुद ही बाद में हील हो जाते हैं ये पोर्स। मे बी ये जो आइस हीट आइस की सीक्वेंस यूज कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हो, हीट पोर्स क्रिएट करता होगा और आइस उसको वापस से बंद कर देता होगा उन पोर्स को, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कैल्शियम, यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो आप बोर्ड्स में उसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर नीट में होगा तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट मेथड पे बढ़े हम, चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मेथड ले, नेक्स्ट है हमारा बी, यूजिंग, जैसे कैल्शियम क्लोराइड को यूज करके कर रहे थे वैसे ही एक मेथड होता है बच्चों, यूजिंग PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉली इथाइलिन बहुत कॉमनली ये ऑप्शन में आपको मिल जाता है बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में, ठीक है। यूजिंग पॉली इथाइलिन, एक हमने ऐसा ही मिलता जुलता नाम और भी पढ़ा था ना, वो था पॉली एक्राइलएमाइड जेल, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में था, ठीक है। वो अलग है, ये अलग केमिकल है। तो इसको जनरली किसके लिए यूज करते हैं? मोस्टली यूज फॉर प्लांट सेल्स, मोस्टली यूज्ड फॉर प्लांट सेल्स, ओके। तो इसमें क्या करेंगे? इसको अगेन सेम प्रोसीजर है कि पहले सेल्स को यहाँ पर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आयंस के साथ प्लांट सेल्स को ट्रीट करते हैं। मैग्नीशियम आयंस की वजह से डीएनए की बाइंडिंग इंप्रूव होती है, और फिर उसमें जैसे ही पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं, यहाँ पे सेल्स को आइस हीट आइस पे रखने की जरूरत नहीं है, हीट शॉक नहीं देते हैं प्लांट सेल्स को, सिंपली उस जैसे ही उस कल्चर मीडियम में PEG ऐड किया जाता है, तो PEG क्या करता है? सेल्स को इंड्यूस करता है टू टेक अप दोज डीएनए मॉलिक्यूल। तो सेल्स में वो डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं जो उनकी सरफेस पर चिपक गए हैं, और सिंपली सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। बस इसका बहुत ही अच्छा मेथड है, बट इसका एक लिमिटेशन ये है कि जो PEG है उसके लिए कई सारी सेल्स बच्चों सेंसिटिव होती हैं, तो दे में डाई ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। क्लियर? तो बस इतनी सी चीजें आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दिस मेथड cells are treated with magnesium ions, calcium ions के लिए किसको यूज कर रहे हैं? magnesium ions, followed by addition of 20% PEG solution, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं है, आप याद रखें, आप सिर्फ PEG भी याद रख सकते हैं। एडिशन ऑफ 20% PEG solution which induce the cells to take up
टू टेक अप फॉरेन जीन, ठीक है। प्लांट सेल्स हैं तो यहाँ पे प्लाज्मिड्स तो है नहीं, जो जीन है वो प्लाज्मिड से अटैच तो है नहीं, डायरेक्टली है तो वो डायरेक्टली सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसका बस एक ही लिमिटेशन है, आप याद रख सकते हैं, लिमिटेशन, cells are sensitive for PEG, so cells are sensitive for PEG may die during the procedure, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बच्चों किसी भी मेथड के, बस शॉर्ट में उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सी एक आता है केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर में, लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर लिखा था हमने चार्ट में, लाइपोसोम नाम से पता चल रहा है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है ये भी, इसको लाइपोफेक्शन भी कह देते हैं। इस तरह के टर्म्स बच्चों आपने नीट में तो फिर भी कम देखी होंगी, लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जैसे कुछ बच्चे कोई भी मान लीजिए ओलंपियाड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और ज़्यादा हाई लेवल के, तो अगर उनके लिए उनमें कभी अपीयर करते हैं तो इस तरह की टर्म्स होती हैं उनमें। जनरली ओलंपियाड की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में भी, ठीक है। और जो बच्चे नहीं सिंपली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको फिर बहुत ज़्यादा डिटेल टर्म्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना फोकस करें जो भी उनका टारगेट है उस पर, ठीक है, क्लियर। तो लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर में बच्चों सिंपली क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए कोटेड, ये डीएनए पार्टिकल है, इस डीएनए पार्टिकल के चारों तरफ एक कोटिंग लगा देते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, तो छोटी छोटी वेसिकल्स क्रिएट हो जाती हैं, उन वेसिकल्स को कहते हैं लाइपोसोम। और फिर इन लाइपोसोम्स को कल्चर मीडियम में जो भी आपका सेल्स हैं, ठीक है, जनरली ये या तो प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए और या फिर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल, तो वो जो लाइपोसोम है वो फ्यूज हो जाते हैं एनिमल सेल्स के साथ, और या आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, जो डीएनए पार्टिकल है वो भी आपका सेल में एंटर कर जाएगा, फाइनली लिपिड की लेयर हट जाती है और डीएनए जाकर अपने जहाँ पे भी उसको जुड़ना है वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। वैसे देखा जाए ना बायोटेक्नोलॉजी में तो ये मेथड्स हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़नी होती है, कैसे वो फिर साइटोप्लाज्म से डीएनए न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में कैसे जाकर डीएनए से अटैच हुआ, क्योंकि बायोलॉजिकल वेक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तब तो वो उसको खुद पता है कि मुझे कहाँ जाके जीन को ऐड करना है, बट इन मेथड्स में ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, तो उसको कैसे डील करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, आपके कोर्स में वो सारी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर में सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर liposomes are small vesicles created by, कैसे क्रिएट करते हैं बच्चों इनको, created by coating of, किसकी कोटिंग कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स की, coating of phospholipids around डीएनए मॉलिक्यूल, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए मॉलिक्यूल मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कोटिंग ऑफ phospholipids around DNA molecule and which, जिसकी वजह से क्या हुआ, which are hydrophobic, लाइपोसोम तो हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, लिपिड्स तो, ठीक है, which are hydrophobic and can easily enter through cell membrane, तो ये लाइपोसोम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली सेल में एंटर कर जाती हैं, तो आपका डीएनए भी एंटर कर जाता है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक एडिशन मैं आपको कराना चाहूँगी, ये जो मेथड है ना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी के केसेस में। जीन थेरेपी में होता है ना, जैसे आपने अभी पढ़ा नहीं, एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे, एडीए डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पर एडीए बनाने वाला जीन लिम्फोसाइट्स में डाला गया था, तो उसको डालने के लिए दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। डिफेक्टिव जीन की जगह एक हेल्दी जीन, मतलब एक करेक्ट जो फंक्शनल जीन है उसको सेल्स में इंसर्ट करना है, तो डायरेक्टली जब हम सेल को भेजना चाहते हैं एनिमल सेल में, तो वो जो जीन है उसको क्या किया होगा, उस जीन को लाइपोसोम में कन्वर्ट किया और उसको सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो आप वैसे हो सकता है ये मेथड मोस्टली एनिमल सेल्स के लिए यूज़ किया जाता हो, ठीक है ना, मोस्टली फॉर एनिमल सेल्स। देखो मैं मोस्टली वर्ड हर जगह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हर मेथड डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज पे, टेक्निक्स पे, मेथड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार नीट में आ जाते हैं कि ये मेथड मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या एक मैंने आपको बताया, इसका एक मेन पॉइंट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड
फॉर जीन ट्रांसफर इन जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में जब जरूरत पड़ती है जीन को ट्रांसफर करने के लिए, वहां पर लाइपोसक्शन टेक्निक को जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर, ये हमारे हो गए केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए।